चलो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं क्या, हम लोगों ने वाटर सिस्टम में एरिया के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो हम लोग यहाँ पे एरिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कर्व सारा हम लोगों ने देख लिया था। तो यहाँ पे एरिया के हेडिंग डालोगे और यहाँ पे बताओगे क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आज हम लोग सल्फर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सल्फर सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। ठीक है। कुछ पोर्शन आज तो कवर ही कर लिया जाएगा। तो एरिया के बारे में बात किया जाए, तो जो एरिया के अगर बारे में बात करते हैं वाटर सिस्टम के बारे में, तो इसका एरिया कैसा होता है। तो जब इसकी एरिया के बारे में बात किया जाएगा तो इसका जो एरिया होता है वो बाई वेरिएंट होता है। क्या होता है? बाई वेरिएंट होता है। अब भी इसको हम बता देंगे कि बाई वेरिएंट कैसे होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर वाटर सिस्टम का अगर आप फिगर बना रहे थे तो कुछ इस तरीके से बन रहा था, ऐसे बन रहा था ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे वाटर था, इधर की तरफ पूरा आइस था, इधर की तरफ वेपर था। यानी कि आपको कहीं ना कहीं इस ग्राफ में आपको तीन एरिया देखने के लिए मिल रहा था। टोटल कितने एरिया देखने के लिए मिल रहे थे? टोटल तीन एरिया देखने के लिए मिल रहे थे। तो बताओगे, देयर आर देयर आर थ्री एरिया। ठीक है। थ्री एरिया। ठीक है। इन विच पहला क्या था? आइस वाली एरिया थी। दूसरा आपका क्या था? वाटर वाला एरिया था। और तीसरा आपका वेपर वाला एरिया था। ठीक है ना। तीन एरिया, आइस की एरिया, वाटर की एरिया और वेपर के एरिया, आपको तीन एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, सेम टेम्परेचर प्रेशर में आपको यहाँ पे तीन एरिया इस ग्राफ में वाटर सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है। तो बताओगे, देयर आर थ्री एरिया इन विच आइस, वाटर एंड वेपर आर और एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है बच्चों। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को हमें देखना होगा तो उसके टेम्परेचर को और प्रेशर को हम लोग फिक्स करके भी देखा जा सकता है। तो यहां पे एक लाइन और लिखोगे, एनी पॉइंट इन आइदर एरिया is defined by fixing up of temperature as well as pressure। ठीक है। फिर यहां पे बताओगे अकॉर्डिंग टू फेज रूल, यहां पे करोगे अकॉर्डिंग टू फेज रूल। अगर यहाँ पे एरिया के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है कहोगे? यहाँ पे कंपोनेंट यहाँ पे एक ही है। अब कहोगे देखो यहाँ पे लिखा गया कि हमारे पास टोटल तीन एरिया होता है। ठीक है अमन। टोटल आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि बीच में मेरा कॉल आ रहा है तो हो सकता है कट गया हो। ठीक है, आवाज ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पास तीन एरिया, वाटर का एरिया है, आइस का एरिया, वेपर का एरिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास इस टोटल में ग्राफ में तीन एरिया है, लेकिन हम किसी भी पर्टिकुलर एक ही एरिया को एक ही बार में पढ़ा जाता है, एक ही टेम्परेचर प्रेशर पे। तो कंपोनेंट भी क्या हो गया? एक ही हो गया। और एक एरिया में एक ही फेज होगा ना, तो फेज भी आपका क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो क्या होगा? एफ बराबर में क्या होता है? C-P+2 होता है। तो कंपोनेंट यहाँ पे एक है और फेज आपका एक है और प्लस दो, तो एक में से एक क्या हो गया? जीरो हो गया, बचा क्या? दो। यानी कि आपका क्या है? दो आया। तो यानी कि जो हमारा एरिया होता है एक तरीके से बाई वेरिएंट होता है। क्या होता है? बाई वेरिएंट होता है। ठीक है। दो आया तो बाई वेरिएंट हो गया, एक आता है तो मोनो वेरिएंट होता है। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे क्या? नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालेंगे सल्फर सिस्टम। वाटर सिस्टम खत्म।
स्केच पेन ही समाप्त है, क्या बताया जाए। देखो फेज ए किस लिए आया, अब यहाँ पे एक ही देखो, यहाँ पे लिखे हमने कि टोटल इसके अंदर 3 एरिया होता है। जैसे इधर की तरफ वाटर हो गया, इधर की तरफ वेपर हो गया, इधर की तरफ आइस हो गया। फिर हमने लिखा है कि हम लोग एक एरिया का ही लेंगे, जब भी हम निकालेंगे एक टेम्परेचर प्रेशर पे किसी पॉइंट का निकालना होगा तो हम एक ही एरिया का निकालेंगे, एक एक डेफिनेट एरिया का निकालेंगे, एक फिक्स एरिया का निकालेंगे। तो हमारे पास आइस एक के एरिया का अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या रहेगा, तो कहोगे भाई जाहिर सी बात है आइस तो एक ही फेज है ना। फिर अलग वेपर का निकाल लेंगे, तो हमने एक ही का निकाले और बता दिया कि भाई 3 फेज होता है, तो भाई तीनों का अलग अलग निकालोगे, अगर आइस के एरिया का निकालोगे तो एक ही फेज है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई वेरिएंट आएगा, 2 आएगा। पेपर का निकालोगे तो भी बाई वेरिएंट आएगा, वाटर का निकालोगे तो भी बाई वेरिएंट आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे कह रहा है कि टोटल एरिया भले 3 है, लेकिन हमें निकालना तो एक ही एरिया को फिक्स करके ना, तो एक एरिया का क्या आएगा, बाई वेरिएंट आएगा ना। जैसे वाटर का बाई वेरिएंट आएगा, आइस का बाई वेरिएंट आएगा, लिक्विड का बाई वेरिएंट आएगा। जैसे आप लोगों ने कर्व निकाला है, एक एक लाइन का निकालो, वैसे एक एक एरिया का भी तो निकालोगे, और हर एक एरिया का क्या आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही आएगा, यानी कि बाई वेरिएंट ही आएगा। अब समझ में आया? क्लियर है, बताओ। अब यहाँ पे फिर से एक वन कंपोनेंट सिस्टम का एक एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा जो पढ़ने वाले हैं वो भी हमारा वन कंपोनेंट का ही एग्जांपल है। वन कंपोनेंट का एग्जांपल, वन कंपोनेंट का एग्जांपल कौन सा है, दूसरा वाला। जैसे वाटर सिस्टम भी वन कंपोनेंट का एग्जांपल था, इस तरीके से सल्फर सिस्टम भी वन कंपोनेंट का ही एग्जांपल है। सल्फर सिस्टम हेडिंग डालोगे, सल्फर सिस्टम हेडिंग डालोगे, ये भी क्या है, वन कंपोनेंट का ही एग्जांपल है। ठीक है, तो लिखोगे इट इज वन कंपोनेंट सिस्टम। sulfur system is also called one component system. Sulfur system is also called one component system. ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए, अगर सल्फर में हम लोगों ने आप लोग को बताया था, तो मैंने क्या बताया था, ये भी वन कंपोनेंट सिस्टम। मतलब क्या है, यहाँ पे जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा, वो एक ही रहेगा। और फेज क्या होता है सल्फर सिस्टम में, आपको पता होगा, मैंने बताया था सल्फर रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, वेपर। तो यहाँ पे फेज कितना होगा, 4 होगा। 4 फेज कौन कौन से होंगे, तो नाम लिख लो, पहला, दूसरा, तीसरा और 4। 4 फेज कौन कौन से होते हैं सल्फर के, तो पहले पढ़ा था आपने रोम्बिक सल्फर। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ाया था इसके पहले कि मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरा आपको पढ़ाए थे लिक्विड सल्फर, और चौथा पढ़ाए थे हम आपको वेपर सल्फर। आवाज आवाज सभी लोगों में स्लो आ रही है क्या? ठीक है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है, अब दूसरा जो आपको पढ़ना सिलेबस में वो सल्फर सिस्टम है। और सल्फर सिस्टम भी हमारा क्या है, वन कंपोनेंट सिस्टम। आपसे पूछा जाता है कि एक कंपोनेंट सिस्टम जिसके एक ही कंपोनेंट हो, कौन कौन से एग्जांपल है, कोई एक सल्फर सिस्टम है और एक वाटर सिस्टम है। तो वाटर सिस्टम में आपको इतना ही पढ़ना था, ग्राफ बना के एक्सप्लेन करना था। इसी तरीके से सल्फर सिस्टम भी वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। पहले यही बताओगे, लाइन ही लिखोगे कि हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर कंपोनेंट कितना रहता है, एक तो रहता है, फेज कितना रहता है, 4 तो फेज रहता है। ऑलरेडी आप लोगों ने इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन निकाला है। तो आपने बताया था कि 4 फेज कौन कौन से होगा, रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, लिक्विड सल्फर होता है, और वेपर सल्फर होता है। ठीक, अब यहाँ पे एक तरीके से टेबल टाइप में आप बना लीजिएगा इस तरीके से। रोम्बिक सल्फर जो होता है इक्विलिब्रियम में होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 95.6 डिग्री सेल्सियस पे। ये किस में बन जाता है, इसको गर्म करते हैं तो मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है। किसमें, मोनोक्लिनिक में। ठीक है, अब चाहे रोम्बिक सल्फर को हीट करें या मोनोक्लिनिक को हीट करें, चाहे इसको उठा के हीट करो चाहे इसको उठा करो, तो मतलब हो गया रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में होता है मोनोक्लिनिक सल्फर के। अब रोम्बिक सल्फर डायरेक्टली लिक्विड सल्फर भी बदल सकता है, लिक्विड सल्फर।
ठीक है, या मोनोक्लिनिक को गर्म करोगे तो लिक्विड सल्फर में, इसलिए कि इसी तरीके से बता सकते हो कि ब्रोम्बिक सल्फर लिक्विड सल्फर के इक्विलिब्रियम में होगा या मोनोक्लिनिक सल्फर लिक्विड सल्फर के इक्विलिब्रियम में होगा। और लिक्विड सल्फर किसके इक्विलिब्रियम में होता है तो कहोगे वेपर सल्फर के। तो आप इस तरीके से चार्ट जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 फेज पॉसिबल है। ठीक है सर, 1 बाय 1 वो भी एक्सप्लेन करेंगे ना, और नंबर के लिए आंसर सही है। हाँ हाँ हाँ, एक 1 बाय 1 वो करोगे। ठीक है, आसानी से नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे रोम्बिक सल्फर जो होगा, मैं नोट्स इसका भेज दूंगा, लिखा हूं ऑलरेडी तुम लोग के लिए, परेशान मत हो। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में बात करेंगे। देखो रोम्बिक सल्फर इक्विलिब्रियम में किसके है, मोनोक्लिनिक सल्फर के इक्विलिब्रियम में। रोम्बिक सल्फर लिक्विड सल्फर के भी साथ इक्विलिब्रियम में रहता है और मोनोक्लिनिक के साथ भी इक्विलिब्रियम में रहता है। और लिक्विड सल्फर किसके इक्विलिब्रियम में रहता है तो वेपर सल्फर के इक्विलिब्रियम में रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब यहाँ पे क्या निकालोगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इधर यही निकालना चाहूंगा तो क्या लिखोगे, एफ बराबर में क्या होता है, एफ बराबर में क्या होता है, C-P+2 होता है। ठीक है, यानी कि 1-4+2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, +2। अब -3 में से, अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी करोगे तो प्लस माइनस माइनस से होगा, तो माइनस करोगे तो यहाँ टोटल क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो यानी कि ये क्या है, ये कहने का मतलब ये है कि हमारा ये चाहे -1 आएगा चाहे +1 आएगा, कुछ भी आएगा तो क्या है, एक और एक आता है आखिरी में। तो यानी कि हमारा क्या है, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है। यानी कि इसको बोलोगे क्या, यूनिवेरिएंट बोलोगे। क्या बोलोगे, यूनिवेरिएंट बोलोगे। यूनिवेरिएंट है, यानी कि ये प्रूफ हो रहा है कि हमारा ये यूनिवेरिएंट है, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट पाया जा रहा है और 4 फेस पाया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे मान लेते ये करोगे तो ये -1 ही आएगा। तो -1 का भी क्या होता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, ये हमारा क्या रहेगा, ये 1 कंपोनेंट सिस्टम ही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि इसके बारे में लिख लो, -F1, एफ की वैल्यू अगर -1 आए तो क्या बोलोगे, कहोगे यहाँ पे स्टार लगा के लिख दोगे कि एफ बराबर में -1 आया है। ठीक है, तो बताओगे इज मीनिंगलेस। ठीक है, इज मीनिंगलेस हैंस फॉर सिस्टम consisting of single component। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कौन सा रिपीट करना बताओ। देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े कि सल्फर, हम लोग 1 कंपोनेंट का 2 एग्जांपल हमें करना था सिलेबस में, हमने वाटर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम सल्फर सिस्टम पढ़ लें। सल्फर सिस्टम क्या रहता है, 1 कंपोनेंट सिस्टम हमारे पास है। ठीक है, सल्फर सिस्टम हमारा क्या है, 1 कंपोनेंट सिस्टम होता है। ठीक है, 1 कंपोनेंट सिस्टम कैसे था, आपने बताया कि एक ही सल्फर जो होता है एक ही अकेला होता है, इसके टोटल हमें 4 फेज देखने के लिए मिलते हैं। एक रोम्बिक होता है, रोम्बिक फेज में देखने के लिए मिलता है, मोनोक्लिनिक फेज देखने के लिए मिलता है, सल्फर लिक्विड के फेज में देखने के लिए मिलता है, वेपर फेज में देखने के लिए मिलता है। तो ये बता रहा है कि अब यहाँ बताओगे कि किससे किसके बीच में इक्विलिब्रियम में रहता है। जैसे आपने पढ़ा था ना कि आइस को जब मेल्ट करोगे तो ये लिक्विड में हो जाता है, तो कहोगे आइस और लिक्विड इक्विलिब्रियम में थे। इसी तरीके से अगर रोम्बिक सल्फर को हीट करते हैं तो ये मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि कहोगे रोम्बिक सल्फर इज इन इक्विलिब्रियम विथ मोनोक्लिनिक सल्फर। या रोम्बिक सल्फर को थोड़ा और हीट करोगे तो लिक्विड में डायरेक्टली चेंज हो जाएगा, कहोगे रोम्बिक सल्फर इज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड सल्फर। अच्छा, मोनोक्लिनिक सल्फर को थोड़ा और गर्म कर देंगे तो लिक्विड सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कहोगे मोनोक्लिनिक भी इक्विलिब्रियम है लिक्विड सल्फर से। अच्छा, लिक्विड सल्फर और वेपर सल्फर इक्विलिब्रियम में रहता है, जब लिक्विड सल्फर को गर्म कर दोगे तो गैस बन जाएगा ना, वेपर बन जाएगा ना, तो लिक्विड सल्फर इक्विलिब्रियम किसके होता है, वेपर सल्फर से। ठीक है,
तो यहाँ पे यही बताया गया। अच्छा, हम निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैसे प्रूव करोगे कि हमारे वन कंपोनेंट सिस्टम में? कहोगे क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो बराबर में क्या होता है, सी माइनस पी प्लस टू होता है। तो कंपोनेंट यहाँ पे एक है, फेज यहाँ पे चार है, तो प्लस टू हो गया। तो चार में से एक क्या करोगे तो क्या करोगे, माइनस थ्री आएगा, प्लस टू हो गया। अब माइनस थ्री में से दो घटा लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन बचेगा ना यहाँ पे, माइनस वन बचेगा। यानी क्या होगा, भले ही माइनस वन में, तो इसका मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा जो कंपोनेंट आया वो एक ही आया, सॉरी, हमारा जो इसमें सिंगल बेसिकली फेज आया, कंपोनेंट आया। इसका मतलब हमें ये प्रूव कर रहा है कि हमारा ये जो सिस्टम है वो यूनिवेरिएंट है। यानी कि यूनिवेरिएंट मतलब कि हमारा वन कंपोनेंट सिस्टम है। ठीक है, हे प्रभु। चलो, आज तुम लोग की क्लास में हम जरा वो ग्राफ बनवा दे रहे हैं ताकि कल हम ग्राफ एक्सप्लेन करने में आसानी हो। इस एक्स एक्सिस पे लोगे क्या, टेम्परेचर, और इस वाई एक्सिस पे क्या लोगे आप, प्रेशर लोगे। आपने अभी इसमें बताया कि अगर हम लोग यहाँ पे आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग सर 95.6 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाता है। ठीक है ना? तो पहले ग्राफ बना लो। ठीक है, ये हमारे पास प्रेशर टेम्परेचर वाला फेज हो गया, हमारे पास ये प्रेशर वाला फेज हो गया। थोड़ा आराम से बनाओगे, हड़बड़ी मत बनाना है। ग्राफ इसमें बना लोगे, याद कर लोगे तो सब मेन हो जाएगा। ये हमारा क्या रहता है, ये कर्व हो गया। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर है बताओगे, यहाँ जो टेम्परेचर है 126 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देखो ये होता है, ये जो लाइन होती है ये सल्फर रोम्बिक होता है। ठीक है, सल्फर रोम्बिक का होता है। ठीक है, मतलब ये सल्फर रोम्बिक का एरिया है। ये भी क्या है, सल्फर रोम्बिक का एरिया। ठीक है, ये जो हमारे पास क्या है, अब 126 डिग्री सेल्सियस सल्फर सल्फर वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वेपर हो गया। ये वाला जो हो गया, यहाँ पे ये सल्फर लिक्विड का एरिया है। और ये जो बीच का जो एरिया है पूरा, ये सल्फर मोनोक्लिनिक का एरिया है। ठीक है, टोटल चार हुए ना, सल्फर रोम्बिक, सल्फर मोनोक्लिनिक, सल्फर लिक्विड, सल्फर वेपर। अगर ऐसे भी देखना चाहोगे तो अगर हमारे पास सल्फर रोम्बिक कब होता है, जब 95 डिग्री से कम रहता है, तो ये सल्फर रोम्बिक का एरिया हो गया पूरा। फिर उसके बाद यहाँ बीच में आओ, कहोगे बीच में जो एरिया रहता है, कहोगे बीच में एरिया जो रहता है, कहोगे यहाँ पे 95 से अगर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो सल्फर मोनोक्लिनिक होगा। इससे थोड़ा ज्यादा दोगे तो ये लिक्विड बन जाएगा, और इससे भी ज्यादा दोगे तो ये जो पूरा बताता है पूरा, कहोगे वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 126 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया क्या, अब जरा इसमें कर लो। ये हमारे पास मान लेते ए हो गया, ये हमारे पास मान लो बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, ये क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ई कर लो, ऊपर एफ कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको यू टेक्टिक पॉइंट मिलेगा। यू टेक्टिक पॉइंट मतलब क्या होगा, जहां पे आपको ये जरा खींच लीजिएगा, सल्फर मोनोक्लिनिक में। ठीक है, यानी कि ये ओ पॉइंट है, इसका जो टेम्परेचर होगा जो बीच में जहां पे मोनोक्लिनिक हो रहा है, वो 114 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, ये जो होता है इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, ये सब्लिमेशन कर्व होता है। ठीक है, ये सब्लिमेशन कर्व किसका है, सल्फर रोम्बिक का। यहां पे भी सब्लिमेशन ही होगा। तो ये सब्लिमेशन कर्व है, ये सब्लिमेशन कर्व किसका है, सल्फर मोनोक्लिनिक का। किसका, सल्फर मोनोक्लिनिक का। यहां तक क्लियर है? ये जो हमारे जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है इसको बोलते हैं फ्यूजन कर्व। क्या बोलते हैं,
फ्यूजन कर्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ ये वाला जो लाइन बताओगे, ये लाइन किसका है? तो मोनोक्लिनिक का फ्यूजन कर्व है, तो कहोगे फ्यूजन कर्व ऑफ मोनोक्लिनिक। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है? वेपर प्रेशर है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अगर इसमें अगर देखा जाए, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे तो कहोगे इसके अंदर, अगर इस फिगर के अंदर देखा जाए, इस फिगर के अंदर देखा जाए, पहला पॉइंट कहोगे यहाँ पे 6 स्टेबल कर्व हैं। 6 स्टेबल कर्व हैं। वो कौन कौन से, अभी बाद में लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। 6 स्टेबल कर्व कौन सा है? तो कहोगे एक ए बी है, पहला हो गया। फिर बी सी हो गया, दूसरा हो गया। फिर सी डी हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद कहोगे बीई है, चौथा हो गया। फिर ई एफ है, पांचवा हो गया। फिर ई सी हो गया, छठा हो गया। यानी कि टोटल आपके पास 6 स्टेबल कर्व है। दूसरा पॉइंट, फिर इसके अंदर आप बताओगे यहाँ पे 3 डॉट लाइन है। एक ये डॉट लाइन है, एक ये डॉट लाइन है, और एक ये डॉट लाइन है। अगर डॉट लाइन के बारे में बात किया जाए तो डॉट लाइन है कौन कौन सा? तो कहोगे बीओ डॉट लाइन है, फिर ओसी डॉट लाइन है, फिर ओई डॉट लाइन है। तो ये डॉट लाइन जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं मेटा स्टेबल बोला जाता है, मेटा स्टेबल कर्व के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे टोटल 4 एरिया, तीसरा में 4 एरिया कौन कौन सा है? अब एरिया के बारे में बता दो। कहोगे एरिया कौन सा? तो कहोगे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और डी। ये नीचे का पूरा एरिया क्या हो गया? एक एरिया हो गया। तो क्या हो गया कि एक टोटल यहाँ पे 4 एरिया कौन सा है? ए बी सी डी, ये पूरा एक एरिया हो गया। ठीक, फिर उसके बाद क्या हो गया? डी सी, देखो डी सी एफ, इधर वाला एक दूसरा एरिया हो गया। ठीक, फिर उसके बाद ए बी, उसके बाद ई एफ, इधर वाला एक दूसरा एरिया हो गया। और एक बीच वाला देखो, एक ये पूरा एरिया हो गया, एक ये पूरा एरिया हो गया, एक ये पूरा एरिया हो गया इधर वाला, और एक बीच वाला एरिया हो गया। तो यानी कि टोटल यहाँ पे कितने हैं? 4 एरिया हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहोगे यहाँ पे एक एक ट्रिपल पॉइंट है। वो ट्रिपल पॉइंट कौन सा है? कहोगे यहाँ पे 3 ट्रिपल पॉइंट कौन सा है? तो कहोगे बी सी और ई। ये क्या है? एक ट्रिपल पॉइंट हमारे देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे टोटल क्या है? 3 ट्रिपल पॉइंट है। मतलब ये देखो, बी पॉइंट ऐसा है कि एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से मिल रहा है, एक यहाँ से, यानी कि एक ट्रिपल पॉइंट ये है। सी पे भी ट्रिपल पॉइंट है, ऊपर से क्या आ रहा है? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ये हो गया। और यहाँ पे भी ट्रिपल पॉइंट है, एक एस एम का ये डॉट वाली लाइन आ रहा है, फिर ऊपर से एक ऊपर, तो 3 ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक, नहीं सुबह नहीं चली थी। इतना समझ में आया? तो इतना आज की क्लास में। अभी हम लोग 5 मिनट बाद हम लोग जूलॉजी स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं तुम लोग को पीडीएफ भेजने से पहले तुम लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो ये है मेरी नोट्स है। यहाँ पे कहीं पे भी देखोगे मेरी नोट्स तुम लोग को पहचान में आ जाए, क्योंकि हमने वहां पे अपने ऑलरेडी नाम लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने फिगर बनाने के बाद ऑलरेडी मैंने, देखो ये हमारे पास क्या है? ए बी हो गया, एक कर्व ये हो गया, फिर बी सी हो गया, दूसरा कर्व सी डी हो गया, तीसरा कर्व, फिर ई सी हो गया, चौथा कर्व, ई एफ हो गया, पांचवा कर्व, बीई हो गया, छठवां कर्व। टोटल 6 कर्व है। डॉट लाइन कितनी है टोटल? तो एक डॉट लाइन, दो डॉट लाइन, तीन लाइन। बीओ एक डॉट लाइन, ओ सी दूसरी डॉट लाइन, ओ ई तीसरी डॉट लाइन यहाँ पे है। एरिया के बारे में बात किया जाए तो ए बी सी डी, ये नीचे वाला क्या है? ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहोगे? डी सी ई एफ, ये एक एरिया हो गया, दूसरी एरिया होगी। फिर उसके बाद इस लाइन की ये पूरा एरिया एक तीसरी एरिया हो गई, और बीच वाली क्या हो गई? चौथी एरिया हो गई। ट्रिपल पॉइंट कौन से? बी पे भी 3 पॉइंट मिल रहा है, सी पे भी 3 पॉइंट मिल रहा है, ई पे भी 3 पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, टोटल 3 एरिया हो गई। ठीक है, ऑल क्लियर? तो यहां तक, और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि ग्राफ में आपको क्या क्या दिख रहा है। कहोगे टोटल 6 कर्व देखने के लिए मिल रहा है। ए बी बी सी सी डी बी ई ई एफ ई सी मिल रहा है। 3 यहाँ डॉट लाइन मिल रहा है, बी ओ सी ओ ओ ई। फिर उसके बाद एरिया कितनी मिल रही है? ये ट्रिपल पॉइंट कितना मिल रहा है? ये। और ये आपको यहाँ पे लिखना था, बस इतना तुम लोग लिख लेना। कल हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या होता है। कर्व ए बी क्या होता है? मैंने ऑलरेडी ग्राफ में लिखा कि कर्व ए बी क्या होता है? सब्लिमेशन कर्व होता है।
तो कर्व ए बी जो होता है वो सब्लिमेशन कर्व होता है। क्या होता है? सब्लिमेशन कर्व है। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है? सल्फर रॉम्बिक देखने के लिए मिल रहा है, सल्फर रॉम्बिक देखने के लिए मिल रहा है कर्व में, ठीक है। और यहाँ पे दो फेस है, रॉम्बिक फेस है, ठीक है। अब कल इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ए बी में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहां तक हम आपको वाटर सिस्टम का पीडीएफ और यहाँ फिगर तक हम बना के भेज दे रहे हैं, आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो टाइम कितना हो रहा है? 8:50। 5 मिनट बाद जूलॉजी के लिए तुम लोग मतलब ठीक 9 बजे तुम लोग ज्वाइन करना।